कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है अब होगी थर्ड काउंसलिंग। जी हाँ, 69,000 भर्ती मामला बड़े लंबे समय से चल रहा है और इसमें 2 बार काउंसलिंग हो चुकी है। एक बार 31,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली, दूसरे बार में भी हज़ारों युवाओं को नौकरी मिली, लेकिन इसके बावजूद भी करीब 9 से 10,000 वैकेंसीज अभी भी रिक्त हैं। इसको लेकर के हमारे अभ्यर्थी, हमारे युवा साथी लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे और के न्यूज़ ने भी बहुत शिद्दत से उनका साथ दिया था और सरकार ने बड़ा रहम दिल दिखाते हुए उनकी बात सुनी। के न्यूज़ ने जो मुद्दा उठाया था उसकी बात सुनी गई और अब जो बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने ऐलान कर दिया है कि तीसरी काउंसलिंग होगी। अभी तक ये समझ में आ रहा था कि सरकार शायद ये जो रिक्त सीट है इनको अगली भर्ती में जोड़ देगी और ये लोग मायूस हो जाएंगे जो 0.02, 0.01, 0.05 से पीछे रह गए थे और उन्होंने अपनी नौकरी मिलने का आस खो दिया था। लेकिन अब बड़ी बात यह कि शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि नहीं, तीसरी काउंसलिंग होगी, उसमें जो 4,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो फुल की जाएंगी, पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही साथ में एक और मुद्दा के न्यूज़ ने बहुत ही शिद्दत से उठाया था, वो था 1,133 एसटी की सीटों का। दरअसल 1,133 सीट पर जो एसटी के उम्मीदवार थे वो मिले ही नहीं थे और इसलिए ये सीट वैकेंट जारी थी। हमने मुद्दा उठाया था कि नियम के मुताबिक इन सीटों को एससी की सीटों में कन्वर्ट कर देना चाहिए और जो एससी के दूसरे उम्मीदवार हैं उनको ये उनमें से चयनित कर लेना चाहिए। सरकार ने इस बात को भी मान लिया है और उस पर भी काम करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि न्याय विभाग को अभी चीज़ें भेजी गई हैं, न्याय विभाग जब अनुमति देगा तभी ये सब काम शुरू होगा। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार ने ये सारी बात मान ली है और इसको लेकर के प्रोसेस भी शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है कि कम से कम 5,500 ही सही 5,500 युवाओं को नौकरी मिलेगी, जो आज के समय में सबसे अमूल्य चीज हो गई है। सरकारी नौकरी, वो भी शिक्षक की नौकरी, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में विभिन्न कारणों से खाली लगभग 5,100 पदों पर 5,100 पदों पर भर्ती मेरिट की प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। भर्ती में अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1,133 पद खाली हैं। इन पदों को अब अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इनके अतिरिक्त विभिन्न कारणों से लगभग 4,000 से अधिक पद खाली रह गए हैं। इन पदों को मेरिट की प्रतीक्षा सूची से भरने के लिए न्याय विभाग से परामर्श मांगा जा रहा है। वहां से सहमति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मिशन रोजगार के तहत सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 4,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये पद 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली रह गए हैं और इसके लिए विभाग तीसरी मेरिट सूची निकालेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की गई थी। इस मेरिट सूची में अब तक 2 चरण में लगभग 64,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। अब तीसरी सूची जारी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,133 ऐसे पद हैं जो आरक्षित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन लिखित परीक्षा में इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे। अब इन्हें नियमानुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल है कि आखिर जब शिक्षकों के 10,000 से ज्यादा पद खाली हैं, तो पद सिर्फ 5,000 के करीब क्यों भरे जा रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता सिद्धिश्री जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका सिद्धिश्री जी।
और 3 अभ्यर्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अभ्यर्थी है। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। रोहित सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रोहित सिंह जी। और साथ ही साथ में हमारे साथ आशीष यादव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे धर्मेंद्र मिश्रा जी आपसे। धर्मेंद्र जी, बड़ी खुशखबरी है कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद, लंबी लड़ाई के बाद और के न्यूज़ पर बड़ा मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने आखिर आपकी बात मान ली है और अब तीसरी काउंसलिंग होगी। सर मैं अपनी बात बोलूं सर? जी सर जी। ये 69,000 भर्ती की शुरुआत होती है 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने से। आनंद कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ये भर्ती 1,37,000 पूरे पदों को केवल 2 बार में भरना है। सरकार ने पहले 68,500 भर्ती निकाली इस क्रम में, जिसमें केवल 40,000 लड़के ही पास हुए। 1,10,000 लड़के बैठे परीक्षा में, 40,000 लड़के ही पास हुए। तो माननीय योगी जी आए खुले मंच पे, उन्होंने बोला कि हमारे पास सीटें तो बहुत हैं लेकिन हमें अभ्यर्थी ही योग्य नहीं मिल रहे हैं। ठीक, उसके बाद में दूसरी भर्ती हुई 69,000 की। माननीय जो सीटें 68,500 में लगभग 22,217 सीटें बची थी, उन सीटों को माननीय मंत्री जी के जो बार बार कहते हैं कि हर सीटें अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड होती हैं, तो 1,37,000 पूरे पदों को भरना था। तो जो 68,500 में 22,217 सीटें बची, उनको 69,000 भर्ती में कैरी फॉरवर्ड करके तब वैकेंसी निकालनी थी। क्योंकि उस समय हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, 1 महीने का समय था, इसलिए हम लोग भी ज्यादा नहीं बोले। अब इस परीक्षा में क्या हुआ कि शिक्षा मित्रों को 25 अंक का वेटेज मिला। बीटीसी वालों के गुणांक अच्छे होते हैं, और जो लड़के बहुत पहले के हाई स्कूल इंटर पास हैं, ज्यादातर भाजपा शासनकाल में जो लड़के पास हैं हाई स्कूल इंटर और बीए पास हैं, जो कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और गुप्ता जी के सामने थे। धर्मेंद्र मिश्रा जी, धर्मेंद्र जी, इतिहास बनी वर्तमान की बात करते हैं। अब तीसरी काउंसलिंग होने जा रही है, कितनी खुशी है आपको? हमने इस मुद्दे को बहुत शिद्दत से उठाया था के न्यूज़ पर। जी कहते हैं कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, पिछली भर्ती में कहा, तो इस भर्ती में उनको योग्य अभ्यर्थी जब मिल रहे हैं तो उन पदों को जोड़कर योग्य अभ्यर्थियों से क्यों नहीं भरा जा रहा? भाई कम से कम आप तो इस बात की खुशी मनाएंगे कि तीसरी काउंसलिंग हो रही है, इसको नई भर्ती में सम्मिलित नहीं किया गया है। नहीं किया गया, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि हर भर्ती की सीटें अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड होती हैं, बची हुई सीटें। तो जो 68,500 की 22,217 सीटें अधिक थी, वो 69,000 भर्ती में क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड की गई? ठीक बात है, चलिए जी, बिल्कुल ठीक बात है, चलिए जी, बिल्कुल ठीक करें आप कि इसमें क्यों नहीं किया। आशीष जी, कम से कम इस बात की खुशी तो होनी चाहिए कि सरकार ने बात सुनी और तीसरी काउंसलिंग कराने जा रही है सरकार। जी बिल्कुल सर, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। लेकिन सर बात ये है, मेरा मुद्दा ये है कि जो 69,000 भर्ती है, 69,000 भर्ती में आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, जिसके इस बात को हमने कई बार आपके चैनल के माध्यम से इस बात को उठाया है और इस बात को अपनी पीड़ा पहुंचाई है। सर 69,000 भर्ती में आरक्षण की सब जो ओबीसी और एससी की 27% और 21% जो सीटें थी, 27% ओबीसी की सीटों में 18,598 कैंडिडेट को कोटा में सिलेक्ट करना चाहिए था। वहाँ पर इन्होंने मात्र 2664 फ्रेश कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, जो कि 3.86% होता है। दूसरा, 21% में एससी की जो सीटें हैं वहाँ पर 14,459 सीटें होनी चाहिए थी, इन्होंने सिलेक्ट किया है फ्रेश में 11,473 कैंडिडेट को, वहाँ पर इन्होंने 16.63 का लगभग आरक्षण दिया है। तो सर इस तरह से चाहे ओबीसी का हो चाहे एससी का हो, हर जगह का जो है आरक्षण का घोटाला किया गया है। इसमें बहुत बड़े स्तर पे संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर जो है इसको घोटाला किया गया है। 11 जून 2020 को सबसे पहली याचिका लोहा सिंह पटेल के नाम से आरक्षण पर पड़ी हुई थी, उसमें 6 महीने बाद लगभग सरकार काउंटर लगाती है कि जो ये लिस्ट 1 जून को पब्लिश की गई थी, उसमें जो है
यूआर यानी जनरल की लास्ट कट ऑफ 67.11 है, यानी 67.11 है, 67.11, और ओबीसी की लास्ट कट ऑफ थी 66.73। दोनों के बीच में 0.38 का डिफरेंस है, जिसमें कि 18,598 सीटें भर दी गई। एक्चुअली भरनी थी लेकिन वहाँ पे वो भरी नहीं गई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर कुछ भी हो, यूआर का जनरल का जो लास्ट कट ऑफ होता है उस कट ऑफ के बाद में हमें 27% ओबीसी का आरक्षण चाहिए और 21% एससी का आरक्षण चाहिए, जो कि इस भर्ती में नहीं दिया गया है। ये मतलब संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये बिल्कुल जो है गलत किया जा रहा है। संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया है। रोहित सिंह का रुख करेंगे। रोहित सिंह जी, आप लोगों की सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो 1133 एसटी की सीट है जहां पर उम्मीदवार नहीं मिले थे उनको एससी में कन्वर्ट कर दिया जाए और उन उम्मीदवारों को चुना जाए। हमने भी इस मुद्दे को शिद्दत से उठाया था, सरकार ने बात मान ली है। अब तो आप खुश होंगे ना? हमारी बात को बहुत अच्छे से जो स्वीकारा है कि जो नियमावली 1994 और जो नियमावली 2007 है उसके तहत में सीधा सीधा नियमावलियों में दिया गया है शासनादेश में कि अगर कोई भी एसटी का अभ्यर्थी किसी भी भर्ती प्रक्रिया में नहीं पाया जाता है तो उस एसटी की सीटों को नियमावली शासनादेश 1994 और 2007 के अनुकरण को देखते हुए जितनी भी सीटें हैं एसटी के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा उन पर चयनित किया जाता है। तो इसलिए हम जो है माननीय योगी सरकार जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को रखा और उन्होंने थोड़ा सा जो है जो आरक्षण है जो उसका नियमानुसार पालन किया 1994 और 2007 को देखते हुए। तो 1133 का जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम अगली चयन सूची में ही 1133 को जोड़ करके हम जो नियमावली कह रही है 2007-1994 के तहत अगली चयन सूची में 1133 अभ्यर्थियों को एससी के चयनित योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। जी तो मतलब अब आपके चेहरे पर कम से कम मुस्कान है कि जो आप लोग कह रहे थे कि दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न अब फिलहाल आप नहीं कहेंगे क्योंकि योगी जी ने आपकी बात मान ली है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है केसी जैन साहब। केसी जैन साहब, क्या कहेंगे? आपने तीनों लोगों को सुना, क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय प्रदीप जी, और सबसे अच्छी बात है ये मुद्दा हमने बहुत शिद्दत से उठाया था और जब ये मुद्दा उठाया था तब आप भी हमारे साथ डिबेट में थे। देखिए आदरणीय प्रदीप जी, हम लोग इन भर्तियों के मुद्दों पे कई बार चर्चा किए हैं और आपने जब भी इन मुद्दों को उठाया सकारात्मक दृष्टि से उठाया और सरकार का जो पक्ष था वो हमने रखा। देखिए आज एक सरकार का एक बड़ा निर्णय आया है और इसमें हमें लगता है कि जो बची हुई सीटें हैं और जिसमें लगातार अभ्यर्थी जो एक पासिंग मार्क्स है वहाँ तक भी अभ्यर्थी जो एसटी की सीटें खास करके हैं अभी तक अभ्यर्थियों की उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है क्योंकि उस कैटेगरी के अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे एक तरीके से। तो ऐसे में अगर उन अभ्यर्थियों को एससी कैटेगरी में, चूँकि एससी और एसटी का कोटा एक फिक्स है उसी में, तो उसमें अगर उनको एससी में कन्वर्ट किया जाता है तो दलितों के साथ में जो हमारे दलित भाई बहन हैं उनके साथ में एक तरीके से एक प्रोत्साहन होगा उनको कि जो बची हुई सीटें हैं और उनको जो मौका नहीं मिल पा रहा था तो उसमें एससी कैटेगरी के लोग जिस तरीके से उनको एक नौकरी करने का अवसर मिलेगा और एक परिवार का अगर एक व्यक्ति नौकरी जॉब पा जाता है तो उसमें पूरे परिवार का भरण पोषण की एक कहीं ना कहीं गुंजाइश खुल जाती है। तो ऐसे में लगभग 1100 जो सीटें हैं तो 1100 परिवारों को एक तरीके से राहत मिलेगी इससे और एक सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और आपको धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। लेकिन अभी हमारे जो एक साथी कह रहे थे कि एससी एसटी का या ओबीसी का आरक्षण ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है तो सरकार भी इसी कहीं ना कहीं पसोपेश में थी कि ऐसा तो कहीं नहीं है कि एसटी के सीटों को अगर हम एससी में कन्वर्ट कर दें तो और बिना अवसर दिए, बिना उनको पूरा अवसर दिए अगर कन्वर्ट कर दें तो ऐसा ना हो कि कहीं पे उनके साथ में कोई अन्याय ना हो। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लंबे समय तक सरकार ने उसका वेट किया और जब देखा कि हाँ इस तरीके के अभ्यर्थी उसमें चयन होने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे, नहीं आ रहे, तब उनको दूसरे लोगों को इस तरीके से अवसर दिया जिससे कि और एक चीज़ और भी है कि उनको एससी और एसटी की ही सीटें रखा है, ऐसा नहीं कि उनको ओबीसी या जनरल में कन्वर्ट कर दिया। तो पूरा की पूरा लाभ और हमें उम्मीद है कि 1100 परिवारों को एक तरीके से एक बड़ा अवसर मिलेगा और 1100 परिवारों को, न सिर्फ 1133 लोगों को जी जी बल्कि करीब 5,500 लोगों को, क्योंकि
4000 जो रिक्त सीटें हैं हाँ। वो थर्ड काउंसलिंग भी सरकार उसमें कराने जा रही है। थर्ड काउंसिलिंग का। और फिर और एक चीज़ है कि अभी जो पहले से जो एससी की सीटें भरी जा चुकी हैं, अगर उनको जोड़ लिया जाए और प्लस 1100 सीटें इनको जोड़ लिया जाए तो एक बड़ी तादाद हो जाएगी कि दलितों के लिए सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की है कि परिवारों को एक खुशहाली का माहौल मिले और पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके, वैसे भी सरकार और भी नौकरियां निकालने जा रही है आदरणीय प्रदीप जी। और सरकार की एक मंशा है, सरकार की एक मंशा है कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो, चूंकि देखिए रिक्त सीटें हमारे पास में हैं, ऐसा नहीं कि रिक्त सीटें हमारे पास में नहीं है, और सरकार और लंबे समय से खाली भी पड़ी रही है। सरकार की ये मंशा है कि इन सीटों को भरा जाए और जिससे कि हमारे जो नौजवान हैं उनको नौकरी मिले और उनकी एक खुशहाली का रास्ता खुले। जी आपका समय समाप्त हो। सिद्धिश्री जी, आपने अभ्यर्थियों को भी सुन लिया, सत्ता पक्ष को भी सुन लिया, आप क्या कहेंगे? आप देखिए, ये 5 साल में 4 साल इनके पूरे होने को आ रहे हैं। ये रोजगार नहीं पूरे हो गए सिद्धिश्री, 4 साल पूरे हो गए। 15 मार्च को पूरे हो गए पूरे जी। रोजगार परक नहीं है, प्रचार जीवी सरकार है। इन्होंने पूरे 5 साल तक जब 70 लाख लोगों का अपने संकल्प पत्र में बोला था कि हम 5 साल में 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आज वो बेरोजगारी के कगार पे खड़े हैं और 4 साल होने को आ गए हैं, पूरे खत्म हो गए हैं और 4 लाख रोजगार भी, ये दावा भी इनका खोखला साबित हो रहा है। आपने देखा कि जब ये घोटाला, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था ये 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो चंद्रमा प्रसाद यादव जो थे, कितने बड़े माफिया, जो उन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया था, एक तरह से माफियागिरी का काम किया था। उस वक्त ईमानदार जो बच्चे थे, जो अभ्यर्थी थे, उनके ऊपर कितनी बड़ी गाज गिरी थी। वो उनका भविष्य चौपट कर दिया। उस समय के जब कप्तान जो थे वो, उन्होंने इसमें नकल को देखा था तो उनको ट्रांसफर करा दिया गया। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो शुरू से होता आ रहा है। अब ये दावे कर रहे हैं कि अब हम रोजगार देंगे, 1100 लोगों को खुशहाली से जीवन बीतेंगे। 1.5 लाख पद खाली हैं, अभी तक कुछ भरे नहीं गए हैं। इस प्रकार से जो बेरोजगारी है 45 सालों में 9.7% हो गई है। तो अब ये कहाँ से बेकार की दावे करते हैं, वादे करते हैं, उसी में फूले समाते हैं, आप में अपनी पीठ ठोकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बात करने पे। किस प्रकार से लोगों के कोरोना में, किस प्रकार से महामारी में लोगों के घर में पैसा नहीं रहा, अभी भी 65% अभिभावक अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे और ये खामखा अपनी पीठ ठोक रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? नहीं, आप 10,000 की बात कर रहे हैं। आप 10,000 पद, अगर आप नौकरी देने की बात हो रही थी तो आप 4,5100 की बात कर रहे हैं। कैसे ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है? क्या तरीका है इनको बताने का? ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, आएंगे आपके बात में। हाँ धर्मेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। लगभग 2.5 लाख से ऊपर पद खाली हैं। जी, सरकार खुद शिक्षक भर्तियों को फंसाती है। इस भर्ती में ऐसी भर्ती है। धर्मेंद्र जी, हम अभी बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, सहायक शिक्षक भर्ती की। 2.5 लाख खाली है, इसमें कोई शक नहीं है और सरकार लगातार काम कर रही है। आप ये बताइए कि तीसरी काउंसलिंग हो रही है, इसमें आपको सबसे बड़ी खुशी है कि नहीं खुशी है? कम से कम थोड़े ही सही 4,500 लोगों को, 5,000 लोगों को नौकरी तो मिलेगी ना? 1,36,000 ने योग्य लड़कों ने, जो 90-97 कट ऑफ पास हैं, उन लोगों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है, जिला आवेदन किया है। और इसमें इस भर्ती में 105-110 नंबर पाकर भी बहुत से अभ्यर्थी बाहर हैं, क्योंकि उनका अकादमिक गुणांक कम है। वे इन्हीं जैन, केसी जैन अरे भाई धर्मेंद्र जी, मुझे ये बताइए, आप सीटें जितनी होंगी उतना ही तो लिया जाएगा ना? अब 69,000 अगर सीट्स है तो 1,37,000 तो नहीं ले लिया जाएगा? सीटों को 2 ही बार में भरना है और ये भाजपा की सरकार 4 सालों में उन 1,37,000 सीटों को भी पूरा नहीं भर पाई। मंत्री जी बोलते हैं कि हम 1,25,000 सीटों को भर दिए, लेकिन अगर 69,000 पूरी भर जाए तो 1,15,000 केवल सीटें भरी गई। पिछली भर्ती की 22,217 सीटें अभी भी बाकी हैं और योग्य अभ्यर्थी बैठे हैं 115-110 नंबर पाके लड़के बाहर, क्योंकि उनका अकादमिक गुणांक कम है। और इसी भर्ती में 90 मैं बार-बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ। धर्मेंद्र जी, मैं बार-बार आपसे एक ही चीज कह रहा हूँ, ये बात आपकी ठीक है, आप लोग मेन मुद्दे पर नहीं आ रहे। कम से कम 4,000 और ये 1,133 मिलाकर के 5,500 युवाओं को तो नौकरी मिलेगी ना? उनके लिए तो आप खुशी का इजहार कर दीजिए। शिद्दत से उठाया था हम लोगों ने इस मुद्दे को। उनके लिए हमारा मतलब हमें बहुत खुशी है कि चलिए कोई हमारा युवा बेरोजगार भाई नौकरी पाए, लेकिन इन्हें और भी बेरोजगार गरीबों के बारे में ध्यान देना चाहिए।
माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने कोरोना काल में नौकरी दी। इन नौकरियों का 1,37,000 पदों का बजट पहले से ही जारी था सर, इन्हें अपने पास से नहीं दिए। इन 5 सालों में हजारों शिक्षक रिटायर हुए, 50,000 शिक्षक, हजारों शिक्षक फर्जी पकड़े गए, उनकी जगह कौन भरेगा? राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बोलते हैं कि हमारा शिक्षक छात्र का आंकड़ा 1:30 आ गया, तो कहाँ से आ गया सर, जब आपने कोई नई भर्ती नहीं की? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैन साहब, ये ठीक बात है कि मतलब तीसरी काउंसलिंग सरकार करा रही है और इस वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही है। सवाल कई है। सवाल नंबर 1 ये है कि जब करीब 9 से 10,000 सीट खाली हैं, रिक्त हैं, तो कुल 4,000 पर ये थर्ड काउंसलिंग क्यों हो रही है? देखिए प्रदीप जी, जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है उनको ध्यान में रख करके सारी की सारी काउंसलिंग अब तक की हुई है जी। आगे की भी काउंसलिंग उन चीज़ों को ध्यान में रख करके हो रही है। और अभी तक क्या था कि जो लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे थे, लगभग उसमें से 10,000 सीटें ऐसी थीं जिनमें लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे थे। उनमें 2 कारण थे। एक तो ये चीज़ें ओरली जानकारी में आई कि उन्होंने नंबर ज्यादा भर दिए थे, लेकिन उनके मामला अलग है। नहीं मेरी बात है, जो संशोधन का मामला है, जी नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मामला अलग है। वो मामला यहाँ पर ये है, काउंसलिंग में जिन लोगों को अलग से नौकरी मिल गई, जिनको 2-2, 3-3 बार इन्विटेशन दिया गया, मैं वही बात कह रहा था, उनकी जगह तो भरना चाहिए ना। जी मैं वही बात कह रहा था कि देखिए उन लोगों ने क्या है कि उन 10,000 में जिन लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है या जिन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है, उसके 2 कारण है। दोनों, एक तो ये कि या तो उन्होंने कहीं पे ज्वाइन कर रखा है इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि इसको, और वो वहां पे प्रेजेंट भी नहीं होना चाह रहे। दूसरा क्या है कि जिन लोगों के वास्तव में नंबर कम है लेकिन उन्होंने ज्यादा भर दिए हैं, इस कारण से उनको लगता है काउंसलिंग में जाएंगे, उनकी मार्कशीट जब पेश करेंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ कारण हैं, तो उनको एक लास्ट अल्टीमेटम दे करके वो जो बाकी भर्तियां हैं वो की जा रही हैं। मिश्रा जी सवाल उठा रहे हैं, 2.5 लाख वैकेंसी, 2.5 लाख पोस्ट खाली पड़ी है और आप लोग उसको भर नहीं रहे। देखिए आदरणीय प्रदीप जी, अभी तक हमने जो लगभग पुलिस की भर्तियां हैं, पुलिस के लगभग 1 लाख भर्तियां की गई हैं पुलिस की, और 68,000 ये भर्तियां की गई हैं। उसके बजाय भी लगभग 70,000 भर्तियां और शिक्षकों की गई इसके पहले। साथ ही साथ 1.5 लाख महिलाओं की भर्तियां, 60,000 ही भर्ती की गई, 1.5 लाख करीब महिलाओं की अलग अलग क्षेत्रों में भर्तियां की गई हैं। और साथ ही साथ जैसे पुष्टाहार विभाग, इस तरीके से 1.5 लाख भर्तियां उन महिलाओं की गई हैं। और 50,000 से ज्यादा मेडिकल के क्षेत्र में जो मेडिकल स्टाफ है उसमें भी भर्तियां की गई। सरकार खुद कह रही है कि हमने 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी दी। जी तो कहाँ से आप बता रहे? दूसरा हमने जो आपको डाटा दिया है वो लगभग 4 लाख का ही हो रहा है इस तरीके से। आप ये सवाल ये है, बीएड टीईटी करके 2011 से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली। आप लोगों ने कहा था कि नौकरी देंगे बीएड टीईटी वालों को, अभी तक उनका कोई खारखवार नहीं किया गया। देखिए आदरणीय प्रदीप जी, ये नौकरियां भले ही निकाली किसी ने भी थी कि सरकार के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उसके बाद में भी ये भर्तियां निकाल देना अलग बात है, लेकिन उसके लिए बजट इशू करना और उसके बाद में उनकी प्रक्रिया पूरी करना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उनको पूरा किया। अभी हमारे पास पूरा 1 साल है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो युवा हैं उनको जॉब मिल जाए, उनको नौकरियां मिल जाए, और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। भाई जैन साहब, आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिले। बीएड टीईटी के छात्र अभ्यर्थी बेचारे परेशान हैं, उनको नहीं मिली। शिक्षा प्रेरक परेशान है, उनका आपने मानदेय कम कर दिया। और तमाम पुलिस भर्ती में कांस्टेबल की भर्ती करें, आप दावा कर रहे हैं 1,37,000 लोगों की भर्ती हो गई, अभी भी पीएससी वालों के लिए कोई पूछताछ नहीं है। पीएससी वाले बेचारे परेशान हैं। देखिए आदरणीय प्रदीप जी, है क्या कि बेरोजगारी वास्तव में बहुत है, लेकिन बेरोजगारी दर, जो बेरोजगारी दर है वो जिस समय हम सरकार में आए थे वो 17% थी और बेरोजगारी दर घट करके वर्तमान में 4% रह गई है। देखिए 2 तरीके की चीजें हैं नौकरियों को लेकर के। माननीय मोदी जी लगातार जो स्वरोजगार है उसकी तरफ प्रेरित कर रहे हैं और तमाम सारे युवाओं ने उन चीज़ों को चुना है। और जो सीधे सीधे सरकारी भर्तियां हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन तमाम तरीके के, चाहे मुद्रा लोन को हो या स्किल डेवलपमेंट के बाद में उनको लोन के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराना हो या और तमाम सारी ज्वाइनिंग इस तरीके की देना हो, जो सरकारी भर्तियां खाली पड़ी हैं, वैकेंसी खाली पड़े, पहले उसको तो भरा जाए ना। नहीं प्रदीप जी, देखिए ये जो है, जो लोग किसी चीज में हैं और उसमें अगर उनको स्किल डेवलपमेंट हो जाता है तो होता क्या है कि अगर उनको 10,000 मिल रहा है
और वो स्पेशलाइज हो जाते हैं उसमें, तो वहीं पे काम करते करते थोड़ा सा और डेवलपमेंट उनके अंदर हो जाता है, हाँ, तो वही 30,000 रुपए पाने लगते हैं। तो इन चीज इस तरफ सवाल जल्दी सेल्फ सवाल धर्मेंद्र जी को सवाल जी धर्मेंद्र जी। हाँ धर्मेंद्र मिश्रा जी बताइए। बजट पहले से जारी है जी, तो ये भर्तियां तो पूरी कीजिए ना सर, 1,37,000 पदों को पूरी करिए जी, 2 ही बार में करनी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। नहीं देखिए धर्मेंद्र जी देखिए, सवाल ये है कि पिछली सरकार ने कितनी नौकरियां दी, नौकरियां निकाल देना ऑनलाइन पेपर पे और एग्जाम भी सफलतापूर्वक ना करा पाना, क्या इसको सफलता कहेंगे? और रही बात ये कि आप कितने रोजगार दे पाए, तो 4 लाख अगर युवाओं को रोजगार दिया गया है 4 साल में, तो ये छोटी उपलब्धि नहीं है। साथ ही साथ जो स्वरोजगार की तरफ है उसमें हमने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑफर दिया। उसमें उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी है, उसमें से हमने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है इस तरीके के रोजगार दिए हैं जो कि स्वरोजगार की तरफ है, और 4 लाख नौकरियां दी गई हैं। तो ये सीधी सीधी सरकारी नौकरियां, और अभी हमारे पास पूरा 1 साल है, 1 साल में हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। भरना था 2 बार में, वो क्यों नहीं भरा गया? सवाल सबसे बड़ा यही है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम 69,000 भर्तियों की अगर हम बात करें, मात्र 60,000 ही भरे गए हैं, 9 से 10,000 वैकेंसीज खाली है। थर्ड काउंसलिंग आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 4,000 और 1133 ही क्यों नहीं 9,000 और 10,000 पर? वक्त एक ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कि सरकार की मंशा तो नौकरी देने की है, इसीलिए थर्ड काउंसलिंग करा रही है और ये सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही है, लेकिन क्यों नहीं पूरी भर्ती की अनाउंसमेंट की जाती है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। बात करेंगे आज बॉलीवुड जगत के जाने माने चेहरे संदीप घोष। नमस्कार। हाजी मस्तान की अगर बात की, रॉबिन हुड डॉन के नाम से उन्हें जाना जाता था। अब उनका कैरेक्टर प्ले कर रहा है। आपको जब वो पिक्चर रामगोपाल वर्मा ने जब बताया होगा कैरेक्टर के बारे में रामगोपाल जी ने, फिर आपने मना नहीं किया होगा। उनका करीब 3 दिन बाद फोन आया कि सर आपका सिलेक्शन हो गया, रामू जी ने आपको पर्सनली सिलेक्ट किया है। जब 3 और 17 उनके पर्दे पे जो लड़ाई थी देखने को मिलती है। ये दौर पर जो चेंजमेंट आई, कितना अच्छा है बॉलीवुड के लिए, कितना अच्छा है एक्टर्स और एक्टर्स। वेब सीरीज जहां हम समझते हैं कि इट्स विल बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ टीवी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित सिंह बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रोहित, आप अपनी बात रख सकते हैं। आपके चैनल से जो आज का मुद्दा थर्ड काउंसलिंग के लिए कराया जा रहा है, सर्वप्रथम सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि थर्ड काउंसलिंग के लिए उन्होंने हम जो है बहुत ही पीड़ित अभ्यर्थियों के बारे में सोचा। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे पास सीटों की संख्या 10,000 के लगभग आसपास है, तो सरकार सिर्फ और सिर्फ 4,000 की ही काउंसलिंग क्यों कराना चाह रही है? 1133 सर मुद्दा अलग है, वो 67 की लिस्ट से बाहर है, तो 1133 जुड़ना वो संभावित वो जो है श्योर है। बट सर जो हमारे पास जो आंकड़े हैं, जब हमारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्स्ट काउंसलिंग 31,277 की कराई, जिसमें 28,230 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर इश्यू करा गया। तो अगर हम सर 31,277 में से 28,230 माइनस करते हैं तो रिक्त पदों की संख्या 3,047 बचती है। उसके बाद में सर सेकंड काउंसलिंग सरकार के माध्यम से कराई गई 36,590, जिसमें 32,618 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया। अगर हम 36,590 से माइनस 32,618 करते हैं तो सर वैकेंट सीटों की संख्या 3,972 होती है। मतलब फर्स्ट काउंसलिंग प्लस सेकंड काउंसलिंग कराने के बावजूद में हमारी जो रिक्त पदों की संख्या है वो 7,019 है सर। तो सरकार जो है केवल 4,000 क्यों दिखा रही है? यहाँ पर ये सारी की सारी सीटें सब फ्रेश हैं, इसमें ना तो कोई संशोधन वाला है, ना कोई मतलब जो है पीएच वाला है, ना कोई सर। जो हमारे पास डाटा है 3,047 फर्स्ट काउंसलिंग में रिक्त सीटें और 3,972 सेकंड काउंसलिंग में रिक्त सीटें, ये सर पूरी की पूरी सीटें वैकेंट हैं, फ्रेश हैं, जिसमें किसी की कोई दावेदारी नहीं है सर। तो 7,009 सीटों पर एटलीस्ट होनी चाहिए। उसके बाद में हमारे माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च को अर्जेंसी लगाकर एनओसी केस को जीता है। इसके लिए भी हम सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, पहले तुम 7,000 की बात कर लेते हैं रोहित, फिर हम आगे बात करेंगे। केसी जैन साहब, जो मामला मैंने उठाया था, रोहित जी कह रहे हैं कि पूरे जिले से आरटीआई लेकर के जो आंकड़े निकाले गए हैं उसमें कम से कम 9,000 सीट अभी खाली है। तो जो बात मैंने कही थी वो रोहित भी दोहरा रहे हैं। तो क्यों नहीं थर्ड काउंसलिंग 9,000 लोगों पर हो रही है, क्यों 4,000 सीट भरी जा रही है? सवाल सबसे बड़ा ये। देखिए आदरणीय प्रदीप जी की 1100 सीटें वो और 4,000 सीटें वो, तो लगभग 5,000 सीटों पे काउंसलिंग हो रही है। कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं उसमें, कुछ लोगों ने अपना अभी वेटिंग कर रखा है, कुछ लोग समय मांग रहे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ आरक्षण को लेकर के उसमें ये जो टेक्निकल दिक्कतें हैं इनको दूर कर लिया जाएगा और बाकी जो सीटें हैं उनमें हो सकता है ये काउंसलिंग खत्म होते होते ही बाकी की सीटों की काउंसलिंग कंटिन्यू हो जाए। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं उनमें उनको ध्यान में रख करके भी कई स्टेप पे काउंसलिंग होती है। तो अभी ये कुल मिलाकर के करीब 9,000 में से 5,000 सीटों की ये करीब काउंसलिंग हो जाएगी। हो सकता है इससे खत्म होते होते ही अगली जो सीटें जो बची हुई हैं उनको भी इसी में ऐड करके काउंसलिंग हो जाए। तो जो टेक्निकल दिक्कतें उनको दूर करके काउंसलिंग बाकी पूरी सीटों की होगी। मैं पहले भी बैठा था जब आप लोगों के साथ में, और हमारी जो भावनाएं हैं वो आप लोगों के साथ में है कि जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिनके 0.1 0.2% जो है मार्क्स कम है, तो हम लोग प्रदीप जी के साथ में बैठे, तो हम लोगों ने भी एक चीज कही थी कि सरकार की भी मंशा है कि काउंसलिंग करके उन सीटों को भरा जाए, ना कि इनको आगे जो सीटें उसमें ऐड किया जाए। तो सरकार की मंशा है कि ये जो भर्तियां हैं इनमें जो अभ्यर्थी सिलेक्ट अभ्यर्थी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, और हमें उम्मीद है, मैं फिर यही बात कहता हूँ, मंशा आपकी अच्छी है कि आप कम से कम थर्ड काउंसलिंग करा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आप करा रहे हैं तो अच्छे से क्यों नहीं करा रहे? बिल्कुल देखिए प्रदीप जी देखिए, ये 5,000 की काउंसलिंग हो जाए और उसके बाद में आगे में भी कंटिन्यू की जो बाकी बची हुई 4,000 सीटें हैं, हो सकता है इनके समाप्त होते होते उसके लिए भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी हो जाए और बाकी बची हुई सीटों का भी इसी में काउंसलिंग हो जाए। रोहित सिंह जी, आपने सुना केसी जैन साहब कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, अभी 5,000 वैकेंसी पर ये हो रही है थर्ड काउंसलिंग, और हो सकता है कि जब तक ये भरी जाएंगी तब तक बाकी सीटें भी खाली हो जाएंगी, तो उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो आप इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? सीटें हैं उसके भी भर्ती करी जाएगी, वो अलग बात है सर, लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पर 7,000 में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। इसमें सर ऐसा नहीं है कि कोई संशोधन वाला जो कोर्ट में है उसका यहाँ पर मैटर फंसा है, कोई आंसर की वाला उसका मैटर फंसा है। यहाँ पर ये जो 7,019 सीटें हैं फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग के बाद में पूर्णतः अनुपस्थित सीटें हैं, ये एकदम फ्रेश सीटें हैं, इसमें किसी की कोई हकदारी नहीं है, इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है। 7,019 सीटें ये,
और 22 मार्च को हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्जेंसी लगा करके एनओसी केस को जीता है माननीय कोर्ट के माध्यम से। उसमें भी सर 22 मार्च को जो है एनओसी केस को जो जीता है उसमें 3486 जो कि CSC स्टैंडर्ड ने CSC ने आपने अकॉर्डिंग जो है अपनी सीटें बताई हैं कि एनओसी की जो सीटें हैं वो 3486 हैं। अगर हम टोटल सीटों की बात करें सर तो 7019 फर्स्ट काउंसलिंग प्लस सेकंड काउंसलिंग होने के बाद रिक्त सीटें हैं और 22 मार्च को जो सरकार एनओसी पर जीती है उन सीटों की संख्या 3486 है। अगर हम टोटल सीटों की बात करें सर तो 7019 प्लस 3486 हमारे पास 10,505 सीटें बचती हैं और सरकार जो है या माननीय शिक्षा मंत्री जी केवल और 4,631 सीटों पर ही काउंसलिंग कराना चाहते हैं। ये सर हमारे नहीं, वो सवाल तो मैंने पूछा ना, ठीक कह रहे आप, वो आपने अच्छा आंकड़ा प्रस्तुत किया। रोहित सिंह जी आपने अच्छा आंकड़ा प्रस्तुत किया। भाई जैन साहब, पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग, उसके बाद एनओसी और तमाम चीज़ों को लेकर के करीब 10,000 सीट वैकेंट हैं। तो सवाल यही है, जब 10,000 सीट हैं तो 4,000 की काउंसलिंग क्यों या 5,500 पर काउंसलिंग क्यों, थर्ड काउंसलिंग क्यों? देखिए प्रदीप जी, हमने बताया आपको कि उसमें कुछ आरक्षण को लेकर के और कुछ चीज़ें हैं उनको लेकर के, जैसे कुछ लोगों ने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की है कि उन्होंने किन कारणों से जो है ज्वाइनिंग नहीं की है। नहीं, ये क्लियर है भाई, ये फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में क्लियर हो चुकी है। नहीं, लेकिन ये उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं, क्लियर सीट्स हैं। ये मैं वही चीज बता रहा हूँ, ये क्लियर है। क्लियर यही है कि वो अभी 10,000 सीटें किस तरीके से बची हुई हैं, वो इसी तरीके से बची हुई है क्योंकि उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग भी नहीं की है। बहुत मेहनत करके एक जिले से डाटा निकाला है और सारे डाटा हमको भी भेजे। देखिए प्रदीप जी, डाटा यही है उनके पास में कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इतनी सीटें बची हुई हैं, लेकिन ये नहीं कि वो ज्वाइनिंग करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, ये तो उनके पास डाटा नहीं है। ऐसी स्थिति में जो टेक्निकल दिक्कतें हैं उनको ध्यान में रख करके सरकार जो है इन जो लगभग 5,000 काउंसलिंग है उनको कर रही है। बाकी जो बची सीटें हैं 4,000 लगभग, उनकी भी काउंसलिंग आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तब तक वो लोग अपनी रिपोर्टिंग भी कर देंगे कि भाई हमको जॉब नहीं करनी है, क्योंकि कल को अगर वो स्टे लेकर के चले आए तब फिर बड़ी खराब स्थिति होगी कि आप कहेंगे कि मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, अब मुझे निकाला जा रहा है क्योंकि दूसरे का अवसर था पहले से। तो पहले जिस व्यक्ति को पहले अवसर मिला है उसके अवसर समाप्त करने से पहले किसी दूसरे को सीट पे भर्ती नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। रोहित सिंह जी, सवाल वही है कि जब अगर मान लीजिए एनओसी हो गई है, सब कुछ हो गया है और अब अगर ज्वाइन करने के लिए वो लोग आ गए तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ रोहित सिंह जी, सरकार को जवाब तो तब देना है, सरकार ऑलरेडी जीत चुकी है, सरकार को कोई जवाब एनओसी पर नहीं देना है। दूसरी बात मैं कहूं कि फर्स्ट काउंसलिंग और दूसरे काउंसलिंग के बाद में जो हमने अभी डाटा बताया हुआ है, पूरा लिखित में डाटा है, ये विभाग से डाटा निकाला हुआ है। नहीं, आपने रोहित सिंह जी ये डाटा तो बताया, ये डेटा तो आपने दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको तो मौका देना पड़ेगा ना। अंतिम बार मौका सर दे चुका है, हमारा विभाग 4 बार उनको मौका दे चुका है और उनको फोन करके बुलाया गया कि आप ये आपके लिए अंतिम मौका है, आप इसको ज्वाइन करिए, अंततः में ये सीटें रिक्त सीटें मान ली जाएंगी सर। जी, तो अभी जैन साहब कह रहे हैं ना कि अभी तो प्रोसेस चल रहा है, जब तक ये 5,000-5,500 वैकेंसी भरी जाएंगी, हो सकता है वो भी क्लियर हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि 5,000 पर ही की जाए, हो सकता है 9,000 या 10,000 भर्ती कर दिया जाए पूरा। मंत्री महोदय ने जो सर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सर ये कर दिया है, उसमें हमारे सर कितने भी अभ्यर्थी जो योग्य अभ्यर्थी 90 शताब्दी को कट ऑफ को पास करते हैं बहुत डिप्रेशन में है सर, क्योंकि उनके पास एक सीट का डाटा है। उन्होंने पूरे मतलब जो है रात भर दिन भर जाग करके उन्होंने वेरिफिकेशन किया, गलत लोगों को बाहर निकाला, यहाँ तक कि इवन विभाग को उन्होंने ये सूचना दी है कि सर ये गलत है, इनको अंदर नहीं होना चाहिए। जवाब ले लीजिए, जवाब आशीष जी। हाँ देखिए, आशीष जी आपके पास जी। देखिए रोहित जी, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया कि हम एक भर्ती करेंगे और ये भी कहा सरकार ने कि हमारी ये मंशा है कि इनको अगले राउंड में ऐड ना किया जाए बची हुई सीटों को। तो देखिए, आप लोगों के लिए एक बड़ी राहत का विषय है और एक बड़ी राहत ये मिली है कि इन बची हुई सीटों को जिन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है या जो कट ऑफ जारी की गई है, कट ऑफ जारी होने के बाद में फिर कट ऑफ दोबारा तिबारा चौबारा जारी होने का कोई मतलब नहीं है। सरकार की अगर ये मंशा नहीं होती कि आप लोगों को जॉब मिले और नौकरियां दी जाए,
तो इनको अगली नौकरियां जो निकालती उसमें समायोजित कर देती। लेकिन सरकार की ये मंशा है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले और इस काउंसिलिंग, इस जो ये निकाली गई जो ये नौकरियां निकाली गई हैं, इनको थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग करके इनको पूरा किया जाए। तो अभी आपके पास में पूरा अवसर है, ऐसा तो नहीं अवसर समाप्त हो गया है। ना सरकार ने ये कहा है कि हम बाकी बची हुई सीटों को रद्द कर दे रहे हैं या इनको आगे समायोजित कर देंगे। तो जब ये आगे समायोजित नहीं हो रही है, फिर डरने की क्या बात है? फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आगे समायोजन के लिए नौकरियां नहीं जा रही। आपको इसी काउंसलिंग में या अगली काउंसलिंग में इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ आशीष जी, अपनी बात रख लीजिए। सर हमारे यहाँ हमारा जो रिजर्वेशन मैटर है 69,000 शिक्षक भर्ती का, इसमें सर मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है, जो कि ये बात आप किस बिना पर कह रहे थे, मुझे ये समझा दीजिए। सर हमने पूरा डेटा निकाला है जो 67,867। आपका डेटा ऑथेंटिक है, इसकी क्या गारंटी है? सर हमने उस डेटा को कोर्ट में एफिडेविट पर लगाया है, जो कि माननीय जी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कोर्ट में पिछली जो 17 मार्च पिछली थी, उस दिन हमारी सुनवाई लगी हुई थी। उस दिन माननीय कोर्ट ने ये बात कहा कि अगर आप इनका डेटा नहीं मान रहे हैं तो आप अपना ले आइए लिस्ट को, जो कि 27% में आपने कितने बच्चों का किया है, 21% में आपने कितने बच्चों का किया है, जहां पे 18,598 और 14,459 कैंडिडेट होने चाहिए थे। उन बच्चों की आप लिस्ट लेके आइए कि जो है उस लिस्ट को सर जो है पिछले 1 साल से गुमराह किया जा रहा है माननीय कोर्ट को। वहां पर कोई लिस्ट नहीं दी जा रही है, सारी चीजें छुपाई जा रही हैं। बताइए। देखिए मैं हाई कोर्ट का अधिवक्ता भी हूँ और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये कह देना कि आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट गुमराह होने वाली चीज नहीं है। न्यायालय एक एक चीज का विश्लेषण करती है और अगर उसमें आपके अधिवक्ता है तो सरकारी अधिवक्ता जो है उसमें आपने सरकार के खिलाफ अगर कोई भी रिट दायर की है तो बिल्कुल देखिए कोर्ट का क्या होता है, कोर्ट का भी जवाब देना। मैं बता रहा हूं, सवाल ये है कि जब बार बार कोर्ट कह रही है कि अगर आप जो अभ्यर्थी हैं उनके डेटा पर एतबार नहीं कर रहे तो अपना डेटा प्रस्तुत कर दीजिए। देखिए हमने इतना आरक्षण दिया है। मैं बताऊं प्रदीप जी, इसके बारे में पेपर में भी कई बार चीजें पब्लिश हुई कि कितनी नौकरियां वास्तव में इस नौकरियों में ये आरक्षण का मुद्दा उठा और कि ये क्षैतिज है या पैडलर है या जो है किस श्रेणी में आपने कहां पे आरक्षण दिया है, उन चीजों का स्पष्टीकरण सरकार पहले से दे चुकी है। लेकिन आपने रिट डाली है, सरकार उसका जवाब देगी। और एक चीज जान लीजिए कि कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी होता है, कोर्ट का निर्णय ऑप्शनल नहीं होता है कि आप चाहे दे चाहे ना दे, ये इफ बट का नहीं होता है कोर्ट का निर्णय। कोर्ट का आदेश बाध्यकारी होता है। तो आपने रिट डाली है, आपको जवाब मिलेगा। और एक चीज है कि देखिए इसमें अगर आप केवल एक अकेले पर्सन नहीं है। देखिए सरकार क्यों किसी का अहित करेगी, सरकार की मंशा सबके जो कानून है, जो संविधान है, उसके अंतर्गत उन चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए जो काउंसलिंग में देरी हुई, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो काउंसलिंग में देरी हुई और जो आज भी सवाल उठा रहे हैं हमारे और दूसरे साथी सवाल उठा रहे हैं कि बची हुई सीटें जो 4,000 उन पे कब होगी, आप 5,000 कर रहे हैं, 59,000 में से 9,000 सीटें बाकी हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके ही सरकार पैर फूक फूक के रख रही है, इसलिए रख रही है जिससे कि ऐसा ना हो कि फिर से सारी की सारी जो काउंसलिंग है वो लटक जाए, कहीं लटकने ना पाए। इन चीजों को ध्यान में रख के सरकार काम कर रही है। बिल्कुल आप इस चीज के लिए निश्चित रहिए, कोई भी आरक्षण के विरुद्ध या आरक्षण से इतर, आरक्षण से हट करके कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। सर हम भी आपके ही बच्चे हैं, हम पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं इसमें, जो कि गलत तरीके से अधिकारियों द्वारा जो आरक्षण लगाया गया है इसमें, उस वजह से हम लोग बाहर हुए हैं। हम लोगों ने भी सर देखिए आपकी हो सकता है कि आपकी जानकारी में ना आया हो या आपकी गलत फहमियां हो, ऐसा हो सकता है। देखिए अधिकारी कहीं और से नहीं है, अधिकारी सरकार के ही हैं और सरकार के दिशा निर्देशन में ही काम कर रहे हैं। और अगर अधिकारी गलत करेंगे तो अधिकारी जेल जाएगा जो आरक्षण के विरुद्ध एक भी व्यक्ति बिना आरक्षण के नियमावली का पालन किए, अगर जिस भी अधिकारी ने जिस भी जिले में भर्तियां की है वो जेल जाएगा। मैं ये यहाँ पे आपको बाकायदा पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरे आश्वासन देकर के जाता हूं। ठीक है सिद्धित्री जी, आप ये बताइए कि तमाम आरोप लग रहे हैं, दो बड़ी बात है। एक, आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया। दूसरा, जब वैकेंसी है 10,000 की तो 50% पर क्यों, 5,000 पर क्यों? यही तो इनकी मानसिकता है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी मंशा क्या है। पूरे साल इनके सत्ता के गुजर रहे हैं,
इन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। और अभी हमारे भाजपा के जो भाई हमें बता रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है पूरा कोर्ट में, जब ये क्या कारण है कि आपको जब फटकार पड़ती है तब आप कोर्ट की, जब माननीय न्यायालय की फटकार पड़ती है तब आप संज्ञान लेते हैं। अरे फटकार तो आपको पड़ी, हमें कोई फटकार तो आपको लगातार पड़ी। आप तो सरकारें बदल देते हैं, आपके जब राज्यपाल होते हैं तो आप जबरन सरकार ले आते हैं। सही करे आप। उत्तराखंड में आपने क्या किया था? आपको फटकार पड़ी थी उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में कट गया यार। अरे महाराष्ट्र में सरकार हटनी चाहिए, आपके गृह मंत्री भ्रष्ट है। 1100 करोड़ रुपए का घोटाला है, 1100 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप करिएगा। मेरा मुद्दा आज 69,000 सरकार गिराने बनाने का नहीं है। सिद्धि जी सवाल यह है, आशीष यादव जी सवाल उठा रहे बार बार कि आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया, तो ये तो पहली बार नहीं हुआ ना, ये तो आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। तो आरक्षण की मनसाई कहाँ थी इनकी? तो महाराष्ट्र में आपने कितनी नौकरी दी है बता दीजिए ना। मध्य प्रदेश में नौकरियों की बात हो रही है, आप आरक्षण बता दीजिए। आप बता दीजिए आपने कितनी नौकरियां दी महाराष्ट्र में, राजस्थान में आपने कितनी नौकरियां दी, आप ये बता दीजिए। नहीं, राजस्थान में आपने, और कोरोना काल की बात कर रही है। कोरोना काल में पूरे विश्व में मंदी आई, पूरे विश्व में स्थितियां खराब हुई, और जिसको आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की वैसे इसको कह रहे थे 200 देशों में हमने वो वैक्सीन निर्यात की, वो वैक्सीन हमने 200 देशों में निर्यात की। आप कह रहे थे प्रधानमंत्री लगा हुए, आप कह रहे थे गृह मंत्री इंजेक्शन लगा हुए, सबने लगवाया नहीं लगवाया? सबने लगवाया। आप तो कह रहे थे पहले प्रधानमंत्री लगवाए, प्रधानमंत्री जी ने भी लगवाई वैक्सीन, वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री जी ने भी कराया। आप तो सारे मुद्दों में पीछे हो जाते, पहले आगे बढ़ते फिर पीछे हो जाते। वैक्सीनेशन किसने नहीं कराया? नहीं, आप सवाल खड़ा कर रही हैं लगातार। आपने फिर कहा कोरोना कोरोना कोरोना, तो कोरोना काल में जो जो चीजें हुई तो उसमें कहाँ पे गड़बड़ियां हुई बताइए ना, कहाँ पे गड़बड़ियां हुई वहां पे? आपने कहा कोरोना, आपने कहा नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन, फिर आपने कहा लगना चाहिए लॉकडाउन, आपने कहा बस यही तो बात है। 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करके जो समस्याएं थी उनका निवारण किया गया, जो व्यापार ठप था उसको चालू किया गया। और आपने राजस्थान में कितनी नौकरियां दी बताइए ना, महाराष्ट्र में कितनी नौकरियां दी आप बताइए? महाराष्ट्र में 1100 करोड़ का घोटाला किया आपने, आपके गृह मंत्री ने घोटाला किया। ना एक पर दोनों को रुकना पड़ेगा। सिद्धेश्वरी जी, आपसे मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं और आरक्षण भी लागू हुए 3-4 दशक से ज्यादा हो गए। सवाल ये उठता है कि ये आरोप बार बार क्यों लगते हैं कि कोटा पूरा नहीं किया गया? 69,000 अगर भर्ती है तो आशीष जी का कहना कि 18,000 से ज्यादा उसमें से बैकवर्ड का होना चाहिए। क्या मैं गलत कर रहा हूँ आशीष जी? तो क्यों 3.8% ही उसमें सिलेक्शन हुआ? ये क्यों बार बार ऐसा होता है? ये बताएं ना, भाजपा के ये बताएं। आपकी भी रोजगार जी, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी भी सरकारें रही है, केंद्र में लगातार आपकी भी सरकार रही है। देखिए, आपको मालूम है प्रदीप जी 1992 में क्या हुआ था? आरक्षण में सबको, हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे तो आरक्षण दिया था, सबको रोजगार मिला था, सबको नौकरियां मिली थी। ये कोटा पूरा किया था, ये कोटा पूरा क्यों नहीं हुआ? जरा मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। जब आज पूरे देश में दलितों का पार्टिसिपेशन मात्र 2 से 2.5% है, पिछड़ों का 7-7.5% है, तो जब 50% कोटा है तो वो कोटा पूरा क्यों नहीं? जी ये तो पूरा आरक्षण खत्म करने के। अरे राजीव जी तो कहते थे 1 रुपया दीजिए तो 20 पैसा पहुंचता है। अरे बस करिए, 1 रुपया दीजिए तो 20 पैसा पहुंचता है। हम 2,000 दे रहे सीधे अकाउंट में जा रहा है किसानों के, 6,000 रुपए दे रहे सालाना सीधे अकाउंट में जा रहा है। राजीव गांधी जी तो कहते थे, ये राजीव गांधी जी के शब्द नहीं थे, 1 रुपया केंद्र से जारी होता है तो 20 पैसा अकाउंट में पहुंचता है किसानों के पास। कहा था नहीं कहा था, लेकिन आज ये आपकी सरकार की देन थी, आप ही की सरकार थी, आप ही के प्रधानमंत्री कह रहे थे ये, और आज क्या हो रहा है? आज प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया दे रहे हैं, सीधे अकाउंट में पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा है। जो पूंजीपति मित्र हैं वो उठा के ले जाते हैं। अरे राफेल आ गया, राफेल भी पूंजीपति का आप देर बता रहे थे, आप सौदा करते रहे। आज देश कहाँ पर है? आज हम 200 देशों को वैक्सीन निर्यात कर रहे हैं, ये हमारी पहुंच है। सभा में स्पीकर ने ये आंकड़े दिए कि 68,000 उद्योग बंद हुए हैं, जिसमें 10% यूपी में बंद हुए हैं। हम उस पर कहाँ से दे सकते हैं? जी माफ करिएगा, हम उस पर चर्चा नहीं करें, हम 69,000 भर्ती पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर थर्ड काउंसलिंग होने जा रही है। धर्मेंद्र जी, कोरोना की बात आप बार बार कर रही है, राहुल गांधी जी वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे बताइए आप? बहुत कम बचा है,
धर्मेंद्र मिश्रा जी आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल बताना पड़ेगा। धर्मेंद्र मिश्रा जी साहब आपकी बात भी हो गई। धर्मेंद्र मिश्रा जी आप अपनी बात रख सकते हैं। आप लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं कि छात्रों की बात ना सुनना पड़े। आप पहले छात्रों की बात सुनिए। यहाँ पे मुद्दा रोजगार है। हम आपके समर्थक हैं और हम लोगों ने सरकार, हम ही लोग सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करके सरकार को बनाते हैं, और अगर कोई भी सरकार रोजगार के मुद्दे पे फेल होती है तो हम उसको उसी तरीके से हटा भी देते हैं। जी आप कहते हैं कि हम कोर्ट की बात मानते हैं। कोर्ट ने 2 बार में सरकार को ऑर्डर दिया था कि 2 बार में भर्ती पूरी करनी है। इस भर्ती में, इससे पहले वाली भर्ती में 60 और 67 अंक पाने वाले लड़के शिक्षक बने बैठे हैं, और 69,000 भर्ती में 105। जी नहीं ठीक है धर्मेंद्र जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। जैन साहब इसी जुड़ा एक सवाल है। 1,37,000 को 2 पार्ट में भरने के लिए कहा था, 22,000 भर्ती भी इसमें जोड़ने के लिए कहा था, वो 22,000 भर्ती भी इसमें नहीं जोड़ी गई। क्यों नहीं करी? देखिए प्रदीप जी कि जो भी भर्तियां हो रही हैं जी, वो जो अभी आरक्षण का सवाल उठ रहा था, आरक्षण को ध्यान में रख करके और सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके भर्तियां की जा रही हैं। लेकिन ये है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक दिन में हम अभ्यर्थियों को तो बुला लें या एक काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को बुला लें, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है, जो चीज़ें जिसके अंतर्गत उनकी काउंसलिंग होनी है, उन चीज़ों में को ध्यान में रख करके अलग अलग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किया जा रहा है। लेकिन चीज़ों को पूरा किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ा जा रहा है। हो सकता है 2 के बजाय 3 स्टेप हो जाए, हो सकता है 3 के बजाय 4 स्टेप हो जाए। जी बताइए। जी कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के समय में काफी कड़ाई होती थी। अरे सीधा सवाल पूछिए धर्मेंद्र मिश्रा जी, 69,000 से भर्ती को लेकर के सीधा सवाल पूछिए। रोकती थी तो जो लड़के राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह के समय में पास हुए वो केवल 40-50% पाते थे, तो ये लोग अकादमिक अंकों से भर्ती क्यों करते हैं? क्यों नहीं सुपरटेट के अंकों से भर्ती करते हैं? जी 69,000 से सवाल में समझ नहीं पाया आपका। धर्मेंद्र मिश्रा जी आपका सवाल जैन साहब समझ नहीं पाए। स्पष्ट आवाज नहीं आ रही आपकी। जी 110 अंक पाने वाले बाहर हैं, क्योंकि वे लोग बहुत पहले 1990-2000 के पास हैं, और जो लड़के नए पास हैं अब तो 30 अंक स्कूल से ही मिल जाते हैं। 70-80% आमतौर पे सबका बन जाता है। और जो पुराने लड़के हम लोग पास थे तो सर उस समय हम लोग का 50% नंबर आता था। 10 गाँव में 1 या 2 के पास होते थे। तब अकादमिक से भर्ती क्यों करती है सरकार? इसकी बात हो जाएगी। अब ये कितना पास है इसको लेकर के आपका फाइनल कमेंट बता दीजिए कि अभी सरकार को क्या करना चाहिए। 97 पास है, सभी योग्य हैं, तो पिछली भर्ती की जो 68,500 की 22,000 के बच्चे, इसमें 2 के 1,60,000 पदों को पूरा करें भरे। चलिए रोहित सिंह जी आपका फाइनल कमेंट। कम है, हमारे पास योग्य बहुत है लेकिन पद नहीं है। जी आ रहा हूँ रोहित तक। जी ठीक है। हाँ रोहित जी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बहुत ही सुंदर और अति असीम छवि बनाने वाले जो हमारे बीच केसी जैन साहब हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो गतिमान है, जिसमें अगली 3rd काउंसलिंग कराने के लिए जो इन्होंने हमें एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1st काउंसलिंग और 2nd काउंसलिंग उपरांत जो 7,019 सीटें तथा 22 मार्च जो एनओसी पर सरकार पूरी तरह से जो बिगड़ पा रखी है, ये सीटें सारी सरकार के हाथ में है, और ये सारी सीटें 69,000 भर्ती की है, कहीं अलग की नहीं है। तो इन सारी सीटों को ऐड करके टोटल सीटों की संख्या 10,505 प्लस 1,133 जो हमारी सीटें हैं एसटी की, उनको नियमावली के तहत जैसे मंत्री जी ने अभी बताया है कि उनको हम देते हुए अगली सूची जारी करेंगे। समय कम है जी, जल्दी रोहित जी। मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि 10,505 सीटों और ठीक है हो गए। 10,000 से जो ज्यादा वैकेंसी खाली उनको भरा जाए। आशीष यादव जी फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। सर मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी रोहित जी इतना समय नहीं है, फाइनल कमेंट 20 सेकंड का था आपका।
जी रोहित आशीष जी। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परस्पर 2 भर्तियां निकाली। लेकिन सर मैं इसमें जो अधिकारियों ने जो गलत किया, जो जवाब नहीं लगा रहे हमारे मैटर पे अधिकारियों कोर्ट ने में, जी उन पर भी उस पर जवाब लगाएं और तब तक ये सर भर्ती प्रक्रिया आगे ना बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी जल्दी जो बढ़ा रहे हैं इस वजह से कि चीजें ये लंगरान चलती रहे, हमारे मैटर कोर्ट में ऐसे लटकते रहे। ठीक है सिद्धिश्री जी। देखिए जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, लोकसभा का 2018 का जो पेपर लीक घोटाला हुआ, इस प्रकार के घोटाले ना हो, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, तो जब घोटाले ही करते रहेंगे तो कहाँ लोगों को नौकरियां दे पाएंगे। 19,962 मरीजों पर एक डॉक्टर है और 5,000 इसीलिए 70 साल में आपकी सरकार आप क्या करते रहे? 19,000 डॉक्टर आप 69,000 पर बात करिए ना फिलहाल अभी। मैं यही कह रही हूँ कि इसमें भी घोटाला ना कर लें। घोटालेबाजों की सरकार है, इन्होंने जीवन भर भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं, तो अब ये बाज आ जाए क्योंकि अब जाने वाले हैं ये। ठीक है जैन साहब आपका फाइनल कमेंट। देखिए सरकार की ये मंशा है कि हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, और सिद्धिश्री जी ने जो सवाल खड़े किए, तो जो घोटालों की सरकार है उनको घोटाला ही दिखता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और जो हमारी जनता है, हमारे जो युवा है, हमारी जो जनता है, हमने लगभग 4 लाख नौकरियां, 1 मिनट बात आ जाए, 4 लाख जो नौकरियां वो तो हमने दी हैं। साथ ही साथ अभी हमारे पास पूरा 1 साल का समय बाकी है। इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले और जल्दी और नौकरियां निकाल करके उनकी भर्ती प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा करने का सरकार प्रयास करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मसला यही है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 10,000 पद रिक्त है, तो जो थर्ड काउंसलिंग हो रही है उसमें क्यों नहीं 10,000 की जा रही, क्यों 5,500 पदों की रिक्तियां भरी जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है। आशीष जी का सवाल यह है कि कोटा पूरा नहीं किया गया है, सरकार हाई कोर्ट में भी ढंग से जवाब नहीं दे रही है, सरकार वहां पर जवाब दे और कोटे की सही से भर्ती करे। और साथ ही साथ में रोहित जी धन्यवाद अदा कर रहे हैं कि हाँ सरकार ने उनकी बात सुन ली है, एसटी की जो सीटें थी वो एसटी को दे दी गई है, इससे उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि 10,000 सीटें भरी जाएंगी। जयंत साहब कह रहे हैं कि अभी मौका है, हो सकता है कि अभी 5,000 नहीं 10,000 पर लोगों को मौका दिया सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।